हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी क्लास। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा। पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का 4 चैप्टर, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर के एकदम एंड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक कौन सा? हम लोग पढ़ेंगे बेटा आज जेनेटिक डिसऑर्डर को। ठीक है, तो चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास और पढ़ते हैं टॉपिक जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आप लोग हेडिंग लगाइए बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर। सबसे पहले बात करेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं। देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं ना जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं। ठीक है, तो दोज डिसऑर्डर्स विच कैन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर आर कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। यानी ऐसे डिसऑर्डर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनको आप क्या कहते हो? जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हो। ठीक है, तो चलो इसको डिफाइन कर लेते हैं फटाक से। क्या लिखोगे बेटा आप? दोज डिसऑर्डर्स which can pass on to the generation are called genetic disorder। क्या कर लेते हैं बेटा? वो जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है सर, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है बेटा? ऐसे डिसऑर्डर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। फिर सवाल ये उठता है कि ऐसे क्या रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर पैदा होता है? व्हाट इज द रीज़न ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर? तो हम लोग आंसर करेंगे केवल एक बार, म्यूटेशन। म्यूटेशन इज द ओनली रीज़न ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का रीज़न क्या है बेटा? वो है म्यूटेशन। तो रीज़न ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, व्हाट इज द रीज़न? जेनेटिक डिसऑर्डर का रीज़न क्या हो सकता है बेटा? तो रीज़न हो सकता है म्यूटेशन। इसका रीज़न क्या है बेटा? इसका रीज़न है म्यूटेशन। लास्ट क्लास में हमने म्यूटेशन के बारे में अच्छे से बात की है कि म्यूटेशन क्या होती है, कैसे होती है, ठीक, और कितने टाइप की होती है। तो देखो, ये जो म्यूटेशन है ना, इसके कारण क्या पैदा होते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर पैदा होते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये म्यूटेशन बेटा अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं ना। तो ठीक है, तो देखते हैं म्यूटेशन कितने तरीके से हो सकते हैं। म्यूटेशन हो सकती है बेटा कि जीन में कोई चेंज आ जाए, जीन या डीएनए में कोई चेंज, क्या कहलाता है बेटा? पॉइंट म्यूटेशन। तो म्यूटेशन कैसी हो सकती है बेटा? पॉइंट म्यूटेशन हो सकती है। क्या होती है पॉइंट म्यूटेशन? ठीक है, लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये हो गए बेटा, क्या हो सकती है? डीएनए में पॉइंट म्यूटेशन हो सकती है, जिसके कारण क्या पैदा हो सकता है? जेनेटिक डिसऑर्डर पैदा हो सकता है। और क्या हो सकता है सर? और आ सकता है बेटा क्रोमोसोम के नंबर और उसके स्ट्रक्चर में चेंज। क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ सकता है या फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं बेटा? म्यूटेशन किसके कारण और पैदा हो सकती है? हम देख सकते हैं चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और क्या रीज़न हो सकता है? एंड चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये रीज़न हो सकता है। हाँ सर, हो सकता है। ठीक है, तो बेटा इसमें मेनली दो टाइप की म्यूटेशन, एक तो क्रोमोसोम में आपको चेंज देखने को मिल रहा है और एक कहाँ पर देखने को मिल रहा है? डीएनए में मिल रहा है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर कितने टाइप का होता है? ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर? तो हम यहाँ पर लिखते हैं बेटा, ये छोटी सी टॉपिक, टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर के कितने टाइप होते हैं? तो देख बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर के ना मेनली दो टाइप होते हैं। एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है ना वो यहाँ से पैदा होगा। ठीक है, और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ना वो इस तरह के म्यूटेशन से पैदा होते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं बेटा, हम क्या लिखते हैं बेटा? टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर को। ठीक है सर, देखो पहली बात हमने लिखी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। कितने टाइप के बेटा? दो टाइप के। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर? देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, कितने टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से सर हो सकते हैं?
बता दीजिए। बिल्कुल बताते हैं। पहले पहला लिखा आप मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। पहला लिखा अपन ने मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा लिखा अपन ने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या लिखा हमने? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ के आगे देखेंगे बेटा कि क्या होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्या होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखो, ऐसे डिसऑर्डर जो मेंडेलियन पैटर्न फॉलो करते हैं इनहेरिटेंस का, जैसे मेंडल के कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस होती है, ठीक उसी प्रकार की इनहेरिटेंस का पैटर्न फॉलो करते हैं, उनको आप क्या कहते हो? उनको आप मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हो। ठीक है, ऐसे डिसऑर्डर जो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं वो क्या है? आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ठीक है, तो हम पहली बात इसको क्या डिफाइन करेंगे? दो डिसऑर्डर्स, क्या लिखेंगे? दोज डिसऑर्डर्स, दोज डिसऑर्डर्स which follows Mendelian pattern of inheritance। ऐसे डिसऑर्डर्स जो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाते हैं। आर कॉल्ड यहाँ लिख लेते हैं, आर कॉल्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। बात समझ आई बेटा? हाँ सर समझ आई है। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं किसके बारे में? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में और ब्रीफ करते हैं। पहली बात तो इसकी हमने क्या लिख ली? डेफिनेशन लिख ली। इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें भी इधर लिखूंगा। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, मैंने ये जाना कि मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं। अब फिर बेटा बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर का। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं ना, ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं बेटा जिनको आप पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, आप इनकी इनहेरिटेंस का पैटर्न आप पेडिग्री के थ्रू पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो? आप ये लिख सकते हो ना कि मेंडेलियन डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर हैं जिनको पेडिग्री के थ्रू एनालाइज किया जा सकता है। तो क्या लिख सकते हो बेटा? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन disorders are those disorders which can study by pedigree analysis, जिनको हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे डिसऑर्डर्स जो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो करेंगे वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है। उसके बाद हमने देखा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिनको हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है सर, अब इसके एग्जांपल बता दीजिए सर। देखो, इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं बेटा? इसके एग्जांपल हो गया बेटा आपका सिकल सेल एनीमिया, क्या हो गया बेटा? इसका सिकल सेल एनीमिया हो गया। सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। ठीक है सर, थैलेसीमिया हो गया। ठीक, तो ये सब क्या है बेटा? ये सब आपके, एक मिनट रुको यार, क्या हो गया आपका? थैलेसीमिया हो गया। ठीक है, उसके बाद बेटा जैसे आपका कलर ब्लाइंडनेस है, वो सब इसके एग्जांपल हैं। किसके बेटा? मेंडेलियन डिसऑर्डर के। फिर चलते हैं बेटा हम कहाँ पर? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में? यहाँ पर हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं बेटा पहले। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे हम किसके बारे में? हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में। सवाल ये उठता है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं। देख बेटा, ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज या क्रोमोसोम के नंबर में चेंज के कारण पैदा होते हैं, वो क्या है? आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है,
देखो, ऐसे डिसऑर्डर्स जो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज के कारण या फिर उनके स्ट्रक्चर में चेंज के कारण पैदा होते हैं, वो क्या है बेटा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। तो दो डिसऑर्डर्स विच अकर्स थ्रू चेंज इन नंबर एंड चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो डिफाइन करते हैं इसको भी। दोज डिसऑर्डर्स which occurs by change in structure and number of chromosome are called chromosomal disorder। ठीक है, तो ऐसे डिसऑर्डर्स जो किसके थ्रू होते हैं? जो स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए क्रोमोसोम के तब हो जाएंगे, जो नंबर में चेंज आ जाए क्रोमोसोम के तब हो जाएंगे। ऐसे डिसऑर्डर्स को आप क्या नाम देंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्या सर ये मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो करता है? नहीं फॉलो करता बेटा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? द इनहेरिटेंस of chromosomal disorder not occurs as Mendelian pattern। यानी इसकी जो इनहेरिटेंस है वो मेंडेलियन पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं होती। ठीक है, तो सर मेंडेलियन पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं होती तो क्या इसकी हम एनालिसिस पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा। तो यहाँ पर एक बात इसमें और ऐड करते हैं, ये हो गई इसकी फर्स्ट बात, ये हो गई सेकंड बात, और यहाँ पर ऐड करते हैं हम लोग थर्ड बात। थर्ड बात क्या लिखेंगे? थर्ड बात ये लिखेंगे कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर नॉट स्टडीड बाई आर नॉट के बजाय कैन नॉट लिख लो, कैन नॉट स्टडीज बाई पेडिग्री एनालिसिस। मतलब आप इनको पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है सर। अच्छा, अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पैदा कैसे होते हैं बेटा? देख, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ना, जब किसी ऑर्गेनिज्म में गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उसी गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम पर सडनली ये पैदा हो जाते हैं। ठीक है, अब सर गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा? तो एक डिप्लॉयड सेल होती है जिसमें मियोसिस होती है। मियोसिस में जो एनाफेज 1 होती है वहाँ पर नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से ये डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। मेरी बात सुन ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ना, ये कैसे पैदा होते हैं? सर ये पैदा होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर। ठीक है, कैसे पैदा होते हैं? स्पॉन्टेनियसली पैदा होते हैं, अचानक से पैदा होते हैं। कब पैदा होते हैं? गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर। सर गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर क्या होती है बेटा? मियोसिस होती है। मियोसिस में जो मियोसिस फर्स्ट होती है ना, उसकी एक फेज़ आती है एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, उसी टाइम पर क्या होता है? क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। उस नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या होते हैं बेटा? एक सेल में क्रोमोसोम के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, एक में क्या हो गए? कम हो गए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप, मेरे पास ऐसे एक सेल है, ये बेटा क्रोमोसोम की ऐसे पेयरिंग है। ठीक है, 2 क्रोमोसोम ऊपर जाने थे, 2 क्रोमोसोम नीचे आने थे, तो यहाँ पर एक सेल बनती कितने क्रोमोसोम की बेटा? ऐसे 2 क्रोमोसोम की। यहाँ पर एक बनती है ऐसे 2 क्रोमोसोम की। ठीक, ऐसे 2-2 सेल की, ऐसे 2 सेल बनती 2-2 क्रोमोसोम की। लेकिन अगर यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन हो जाए, यानी ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए, केवल ये अलग हुआ, तो इसमें क्या जाएगा बेटा? इसमें केवल एक क्रोमोसोम जाएगा। यानी इसमें क्रोमोसोम के नंबर कितने हो गए? 1। होने चाहिए थे 2, लेकिन हो कितने गए? 1। यहाँ पर क्या हुआ? 2 तो ये इधर आ ही रहते, साथ में ये इसके साथ जुड़ा था। यहाँ पर कितने आ गए बेटा? यहाँ पर आ गए 3। तो एक में क्या हो गया? क्रोमोसोम एक ज़्यादा हो गया, एक में क्या हो गया? एक कम हो गया। तो क्रोमोसोम का नंबर बदला कि नहीं बदला? हाँ सर बदला है। ठीक है, तो हम बेटा ध्यान से देखेंगे इधर। सबसे पहली बात, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का रीज़न क्या है? चेंज इन स्ट्रक्चर एंड
चेंज इन नंबर। ठीक है, क्या इसका इनहेरिटेंस मेंडेलियन पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है? नहीं होता। तो इसको पेडिग्री के थ्रू एनालाइज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के रीजंस क्या है, ये स्ट्रक्चर और नंबर चेंज होने का रीज़न क्या है? तो पहली बात तो ये जो आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है अचानक से पैदा होंगे कब बेटा? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो ये बात कहाँ लिखूँ मैं? चलो यहाँ लिखता हूँ, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का ही सेगमेंट है, इसमें लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो एक बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई बेटा, तीसरी ये हो गई और चौथी मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, आज बोर्ड में थोड़ा सा इधर उधर कर रहा हूँ बेटा, मैं ध्यान से देखेंगे इधर। चौथी बात यहाँ लिखता हूँ, तो क्या लिखोगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल disorders occurs spontaneously during gamete formation। ठीक, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर क्या होता है बेटा? गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है? नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इन एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम के नॉन डिसजंक्शन के कारण क्या होते हैं बेटा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पैदा हो सकते हैं। ठीक है, एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस, मियोसिस की एनाफेज 1 में नॉन डिसजंक्शन के कारण ये क्या होता है? ये चेंज पैदा होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? तो इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अच्छा, स्क्रीनशॉट करने से पहले बेटा कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं बेटा, जिनको हमें पढ़ना है हमारे जो सिलेबस में है। इसके एग्जाम्पल्स जो हमारे सिलेबस में हैं वो क्या क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स जो हमारे सिलेबस में है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के, देखो इसके एग्जाम्पल्स तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इसके मेंडेलियन डिसऑर्डर के एग्जाम्पल यहाँ लिख दिए हैं मैंने। अब बात करते हैं बेटा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की, जो इनको हमें पढ़ना है उनको हम यहाँ पर लिखते हैं। पहला डिसऑर्डर है बेटा डाउन सिंड्रोम। क्या है बेटा हमारा? वो हमारा है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्या? टर्नर सिंड्रोम। हम लोग पढ़ेंगे क्या? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, आज की क्लास में बेटा इन्हीं सिंड्रोम के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, इनको हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। अच्छे टॉपिक्स हैं ये, इनको कवर करने में भी 1 से 1.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि इनके फुल डिटेल्स हमको सीखनी है। तो हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे बेटा किसके बारे में? डाउन सिंड्रोम के बारे में, टर्नर सिंड्रोम के बारे में, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। तो आप फटाक से इसको क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम को। ठीक है, चलो बेटा इसको हम रफ करते हैं फटाक से। हाँ, चलिए हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में? हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं डाउन सिंड्रोम। देखो सिंड्रोम क्या होता है? रिलेटेड सिम्टम्स को ही हम सिंड्रोम कहते हैं। क्या है? रिलेटेड सिम्टम्स को ही आप क्या नाम देते हो? सिंड्रोम नाम देते हो। ठीक है, एक मिनट ज़रा चेक करता हूँ सब बराबर दिख रहा है बेटा। थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ। सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम क्या होता है बेटा? ये होते हैं रिलेटेड सिम्टम्स। ठीक है सर, हाँ ठीक है। अब देखते हैं बेटा क्या था ये। देखो ये सिंड्रोम जो है ना, इसको डिस्कवर किया था लैंगडॉन डाउन ने। ठीक है, क्या नाम था उनका बेटा? लैंगडॉन डाउन नाम था। 1866 में उन्होंने क्या किया था? इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिस सिंड्रोम is discovered by लैंगडॉन डाउन, इसको एल डाउन लिख देता हूँ शॉर्ट में मैं, एल डाउन इन 1866। ठीक, कब किया था बेटा? 1866। अब इस डाउन सिंड्रोम को और किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा डाउन सिंड्रोम
इज आल्सो नोन एज मंगोलिज्म। इसको आप मंगोलिज्म कहते हो और मंगोलियन एडासी भी कहते हो। मंगोलियन एडासी यानी मंगोलियन जड़ता, मंगोलिज्म या फिर मंगोलियन जड़ता इनको कहा जाता है, किसको? डाउन सिंड्रोम को। ठीक है, व्हाट इज द रीज़न ऑफ डाउन सिंड्रोम? रीज़न क्या है बेटा? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो ये 21st पेयर होता है क्रोमोसोम का, हम लोगों में 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, तो जो 21st पेयर क्रोमोसोम होता है ना, उसमें होने 2 चाहिए, लेकिन उसमें 2 की बजाय क्या हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं, यानी 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, देखो 21st पेयर में ऐसे 2 क्रोमोसोम रहे होंगे। ठीक है, ऐसे क्या है बेटा? ये आपके 2 क्रोमोसोम हैं ऐसे। ठीक है, 2 क्रोमोसोम के बजाय यहाँ पर एक और क्रोमोसोम आ जाए ऐसे। ठीक है, तो इसको क्या कहोगे बेटा? 2 के बजाय क्या हो गया? 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गई? ट्राइसोमी हो गई। ये कौन सा पेयर है बेटा? ये 21st पेयर है। ठीक है, 21st पेयर है। तो रीज़न क्या है बेटा? रीज़न ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होने के कारण ही क्या हो जाता है? डाई सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, और ये 21st क्रोमोसोम कौन सा होता है बेटा? ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। क्या है बेटा? ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। अब ऑटोसोमल क्रोमोसोम है तो मेल और फीमेल में सेम होगा। ठीक है, मेल में भी वैसा होगा, फीमेल में भी वैसा होगा, तो ये बीमारी इक्वली मेल एंड फीमेल में हो सकती है। तो क्या लिख सकते हैं बेटा? दिस सिंड्रोम कैन बी इक्वली फाउंड इन मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल में इक्वली मिल सकती है, क्योंकि कहाँ पर है? ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर। ऑटोसोम तो अलग होते नहीं मेल फीमेल में, वो तो सेम ही होते हैं, तो मेल फीमेल में वे इक्वली देखी जा सकती हैं। क्या? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं। तो क्या देखेंगे बेटा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पर्सन विच हैव डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। मतलब क्रोमोसोम के नंबर हम देखते हैं उस पर्सन में जिसको क्या है बेटा? डाउन सिंड्रोम है। तो देखो 21st पेयर में अगर 2 क्रोमोसोम होते तो कितना था बेटा? कितना था? नॉर्मल पर्सन में क्या होगा? इधर देखते हैं बेटा, नॉर्मल पर्सन में क्या होगा? नॉर्मल पर्सन में होगा सर 22 पेयर प्लस XY और XX। अब 22 पेयर में यहाँ पर क्या हो गया? 22 पेयर का मतलब 44 क्रोमोसोम प्लस XY और XX। अब यहाँ पर 21st पेयर में 2 के बजाय कितने हो गए? 3। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 45 प्लस XY और XX। 45 के साथ XY होगा तो क्रोमोसोम के नंबर तब भी कितने होंगे? 47 होंगे। 45 के साथ अगर XX होगा तो इसमें भी कितने होंगे? 47 होंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 47 क्रोमोसोम होते हैं। क्या होता है बेटा? 47 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन एक क्रोमोसोम यानी 21st पेयर का एक 2 के बजाय कितना हो जा रहा है? वो 3 हो जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बढ़ जा रहा है। ठीक है, यानी 21st पेयर जो है ना, वो 2 क्रोमोसोम का ना होकर 3 का ही, इस वजह से यहाँ पर क्या आ गया है? एक क्रोमोसोम ज़्यादा आ गया। एक क्रोमोसोम 45 क्रोमोसोम यहाँ पर, XY यहाँ पर कितने हो गए? 47। अगर ये XX मिला तब भी क्या होंगे? 47। तो क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं बेटा? 47 होते हैं। अब फिर देखते हैं बेटा व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है ना, उसको आप क्या क्या सिम्टम्स देख सकते हो। तो यहाँ पर आप हेडिंग लगाएंगे बेटा सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। ठीक है, सबसे पहले क्या देखें? देख बेटा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस वजह से इसको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक, हम लोग देखेंगे क्या? हम लोग देखेंगे सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। ठीक, हेडिंग लगाएंगे बेटा हम लोग
सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम, सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। ठीक है, पहली बात तो जो पहला सिम्टम है ना, पहला सिम्टम कि जिसको ये डाउन सिंड्रोम होगा ना बेटा, वो शॉर्ट और स्टेचर्ड होगा। शॉर्ट स्टेचर्ड होगा यानी कि उसकी हाइट वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो कैसा होगा बेटा, वो शॉर्ट स्टेचर्ड होगा। कैसा होगा, शॉर्ट स्टेचर होगा। फेस क्या होगा, फेस थोड़ा सा फ्लैट होगा। ठीक है, और ये बैक साइड है ना, जो बैक ऑफ हेड यानी ये जो पीछे वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा भी क्या होगा, ऐसे फ्लैट होगा। तो ठीक है, तो बैक ऑफ हेड इज़ आल्सो फ्लैट, बैक ऑफ हेड इज़ आल्सो फ्लैट। फेस जो होता है ना, वो मंगोलियन लोगों की तरह दिखता है। मंगोलिया एक कंट्री है बेटा, आप देखोगे ना, आप जाओगे एशिया में, जहाँ पर आप एशिया के मैप में अगर आप देखोगे तो आपको रसिया ऊपर दिखेगा, नीचे क्या दिखेगा बेटा, आपको चाइना दिखेगा। उन दोनों के बीच में एक कंट्री है मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया का एक बहुत अच्छा गोबी डेजर्ट है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, तो मंगोलिया कंट्री है, वहाँ के लोगों को मंगोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो इनका फेस जो होगा, जो इस बीमारी से ग्रसित होगा ना बेटा, उसका फेस किसके जैसा होगा, उसका फेस किसके जैसा होगा, उसका फेस मंगोलियन लोगों के जैसा होगा। तो फेस किसका होता है, फेस सिमिलर टू मंगोलियन पीपल। ठीक है, और क्या हो सकता है सर, और ये होगा बेटा, इनके अंदर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होने वाली डिसीज़, हार्ट डिसीज़ को क्या कहते हो, कंजेनाइटल। इसमें क्या होते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है बेटा। एनसीईआरटी में है, यहाँ पर एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना है ऊपर, आप उसमें देखिएगा ना, वहाँ पर एक बच्चा बना है, उसमें साइड में कहीं पर लिखा है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। और क्या होता है बेटा, इसकी टंग जो होती है ना, वो बिग होती है, बिग टंग। चलो ऐसे लिखता हूँ, टंग कैसी है बेटा, बिग है और रिंकल्ड है, बिग टंग एंड रिंकल्ड। माउथ क्या होता है इनका, हाफ ओपन होता है, माउथ हाफ ओपन होता है। ठीक, जो टंग होती है वो लॉन्ग होती है एंड हैव टंग फरो। उसमें क्या होता है बेटा, एक टंग फरो होता है। ठीक, फरो का मतलब जीभ में एक ऐसे खाँच होती है। ठीक है, गड्ढेदार संरचना होती है, खाँच होती है, इसको आप क्या कहते हो, टंग फरो कहते हो। ठीक है, और क्या होता है बेटा इसका, आईक्यू लेवल क्या होता है, लो होता है। और ये बंदा जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है ना, उसके, ध्यान से सुनेंगे बेटा, उसकी क्या होती है, उसकी जो फिजिकल और वो फिजिकली क्या होता है, फिजिकली एंड मेंटली रिटार्डेड होता है। ठीक है, फिजिकली और मेंटली, एक मिनट इसको साफ से लिख देता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ मैं मेंटली रिटार्डेड। ठीक है, फिजिकली और क्या होते हैं बेटा, मेंटली रिटार्डेड होते हैं। इसका साफ सा मतलब है कि वो बंदा बहुत ही अच्छा फिजिकली भी नहीं होगा, यानी शरीर से भी अच्छा नहीं होगा, और दिमाग से भी बहुत अच्छा नहीं होगा। इसी वजह से हमने क्या लिखा, फिजिकली एंड मेंटली रिटार्डेड। आईक्यू लेवल भी लो होगा, यानी उसकी बहुत अच्छी बुद्धिमानी नहीं होगी, मतलब बुद्धिमत्ता उसकी बहुत अच्छी नहीं होगी, यानी उसका दिमाग जो है ना बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा। हाफ माउथ ओपन होगा, यानी आधा दिमाग, और सॉरी आधा मुंह उसका खुला रहता है। टंग कैसी होगी, बिग होगी, और कैसे होगी, रिंकल्ड होगी। कंजेनाइटल हार्ट डिसीज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। फेस किसके जैसा होता है बेटा, सिमिलर टू द मंगोलियन पीपल। एंड फेस कैसा होगा, फ्लैट होगा, और बैक ऑफ द हेड कैसा होगा, फ्लैट होगा, और कैसा होगा बेटा, वो आपका शॉर्ट स्टेचर्ड होगा। ठीक है, तो ये जो है ना उसके, ये सब उसके मेन सिम्टम्स हैं किसके बेटा, डाउन सिंड्रोम के। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो बेटा फटाक से कर लेते हैं 2 सिंड्रोम और हम लोग। चलो हेडिंग लगाएंगे बेटा आप, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। क्या है क्लेनफेल्टर सिंड्रोम? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लेनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेनफेल्टर सिंड्रोम जो है ना, ये एक तरीके के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो पहली बात क्या लिखेंगे, इट इज़ ए
इट इज़ ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या है बेटा, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है सर, कैसे पैदा होता है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस डिसऑर्डर? रीज़न क्या है बेटा, वन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मेल, वन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, वन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल में एक एक्स्ट्रा कॉपी किसकी, एक्स क्रोमोसोम की आ जाना क्या है बेटा, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम का रीज़न है। कैसे, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के मेल में, नॉर्मल मेल में क्या होता है, नॉर्मल मेल हैव एक्स वाई क्रोमोसोम एज देयर सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम के रूप में एक्स वाई पाया जाता है, बट इन क्लेनफेल्टर सिंड्रोम देयर आर वन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम की क्या होती है बेटा, एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है। ठीक है, तो क्रोमोसोम कैसे हो गए, एक्स एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम में देखो क्या हो गई, देखो दो क्रोमोसोम थे, एक बढ़ गया नंबर, कितने हो गए बेटा, 3 हो गए, ट्राइसोमी हो गई। हाँ सर ट्राइसोमी है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहाँ पर देख क्या हुआ है, यहाँ पर ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हैं और ये एक क्रोमोसोम क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो 3 हो रहे हैं क्रोमोसोम और यहाँ पर कितने होते हैं बेटा, 22 पेयर यानी 44 क्रोमोसोम। तो 44 प्लस एक्स एक्स वाई बन रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो रहे हैं, 47। तो एक बात यहाँ लिख सकते हैं, द पर्सन विथ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, द पर्सन विथ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर syndrome have 47 chromosome, 47 क्रोमोसोम। तो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है बेटा, 47 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल से। ठीक है, व्हाट आर द सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, तो देख बेटा इधर, पहला सिम्टम्स ये देखने का मिलेगा कि इसका जेंडर कैसा होगा। तो सिम्टम में हम क्या देखेंगे, जेंडर तो मेल ही होगा सर, क्यों, क्योंकि सर इसमें क्या है, वाई क्रोमोसोम है। जेंडर कैसा होगा बेटा, जेंडर होगा मेल, बट एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम के कारण सम फेमाइन कैरेक्टर्स आर आल्सो सीन। फेमाइन कैरेक्टर्स यानी फीमेल लाइक कैरेक्टर, फीमेल लाइक characters are also seen, यानी कुछ फीमेल लाइक कैरेक्टर्स भी दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ठीक, इनमें क्या हो जाता है बेटा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है। एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल इज कॉल्ड गैनेकोमेस्टिया। क्या कहते हैं बेटा, उसको गैनेकोमेस्टिया कहते हैं। गैनेकोमेस्टिया क्या है, कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, जब मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाए तो उस कंडीशन को आप क्या कहते हो, गैनेकोमेस्टिया कहते हो। ठीक है, तो व्हाट इज़ द ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल, इट इज़ कॉल्ड गैनेकोमेस्टिया। क्या है, अ कंडीशन इन विच ब्रेस्ट आर डेवलप्ड इन मेल। ये क्या है, एक कंडीशन है, एक कंडीशन इन विच मेल हैव डेवलप्ड ब्रेस्ट। मेल के पास क्या होते हैं बेटा, डेवलप्ड ब्रेस्ट होते हैं। ठीक है, उनके स्तन क्या होते हैं बेटा, विकसित होते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है बेटा, गायनेकोमेस्टिया है। ठीक है सर, अब इसका बेटा टेस्टिस क्या होगा,
देखो वाई क्रोमोसोम है, टेस्टिस डेवलप होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा टेस्टिस लेस डेवलप्ड। टेस्टिस क्या होगा, लेस डेवलप्ड होगा। टेस्टिस बेटा अगर लेस डेवलप्ड है तो क्या वो स्पर्म बनाने में कामयाब होगा, नहीं होगा सर। टेस्टिस लेस डेवलप्ड, स्पर्म आर नॉट फॉर्म्ड, स्पर्म आर नॉट फॉर्म्ड। स्पर्म नहीं बनेगा तो क्या वो फर्टाइल होगा, क्या वो अपने समान एक नई संतान उत्पन्न कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। सो पर्सन इज स्टेराइल, इसलिए पर्सन क्या होगा बेटा, स्टेराइल होगा, यानी क्या होगा, वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी बेटा, ये बात हो गई किसकी, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम की। हमने सिम्टम्स डिस्कस किए, हमने रीजन्स डिस्कस किए, ठीक है, और हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी डिस्कस किए कि निष्कर्ष रूप में उसको आप क्या कह सकते हैं, उसका क्या रिजल्ट आया। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं बेटा, फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर चलेंगे टर्नर सिंड्रोम की ओर। चलो बेटा रफ करता हूँ मैं इसको। हाँ, हम बात करेंगे बेटा किसकी, हम बात करेंगे बेटा टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम की सबसे पहले बात करेंगे बेटा, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है बेटा, देखो टर्नर सिंड्रोम भी एक तरीके का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, हम लोग लिखेंगे इट इज आल्सो ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इट इज आल्सो ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, कैसा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है बेटा, ये एक ऐसा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें फीमेल में क्या होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो XX होते हैं, लेकिन जो फीमेल टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होगी ना, उसमें क्या होगा, केवल एक ही X क्रोमोसोम होगा। ठीक है, तो ऐसी फीमेल्स जिनमें दो सेक्स क्रोमोसोम में XX क्रोमोसोम होने के बजाय केवल एक ही X क्रोमोसोम होता है, उनमें क्या हो पाया जाएगा, उनमें आपका टर्नर सिंड्रोम होता है। तो क्या लिखेंगे बेटा, इन दिस सिंड्रोम, in this syndrome person have one less X chromosome as their sex chromosome, as their सेक्स क्रोमोसोम। व्यक्ति के पास एक X क्रोमोसोम कम होता है उनके सेक्स क्रोमोसोम के रूप में। जैसे देखो नॉर्मल फीमेल के पास क्या होता है बेटा, देख नॉर्मल फीमेल के पास क्या होता है, 44 प्लस XX होता है। जो टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल होगी, टर्नर सिंड्रोम फीमेल, टर्नर सिंड्रोम वाली जो फीमेल होगी ना बेटा, उसमें क्या होगा, उसमें होगा 44 प्लस XO। यहाँ पर जहाँ पर एब्सेंट है ना बेटा, जहाँ पर X क्रोमोसोम नहीं है वहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, O लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या है बेटा, देख 44, 45, 46, इसमें 46 क्रोमोसोम थे नॉर्मल में, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 44 प्लस एक ये कितने हो जाएंगे, 45 क्रोमोसोम। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें एक क्रोमोसोम लेस हो रहा है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि टर्नर सिंड्रोम से जो ग्रसित फीमेल होती है ना, वो क्या होती है बेटा, उसमें क्रोमोसोम के नंबर कैसे होंगे, 45 होंगे। और ऐसा पर्सन जिसमें टर्नर सिंड्रोम है वो क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा। देख बेटा इसमें कोई वाई क्रोमोसोम तो है नहीं, क्या है, X है, तो कैसा होगा, वो फीमेल होगा। तो पर्सन विथ टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, आप इसके बेटा जेंडर की बात करेंगे, अगर आप इसके जेंडर की बात करेंगे तो ये कैसा होगा बेटा, ये होगा फीमेल। ठीक है, कैसा होगा बेटा, फीमेल विथ 45 क्रोमोसोम, यानी ऐसी फीमेल होगी जिसमें क्या होंगे, 45 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा सिम्टम्स के बारे में। किसके बारे में, हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं टर्नर सिंड्रोम के,
तो देखते हैं सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। पहला सिम्टम क्या हो सकता है बेटा, पहला सिम्टम ये हो सकता है कि इसकी जो ओवरी होगी, इस फीमेल की जो ओवरी होगी ना वो रूडिमेंट्री होगी। रूडिमेंट्री का मतलब ऐसी ओवरी है जो एग का प्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो क्या है बेटा, फीमेल है रूडिमेंट्री ओवरी, ठीक है सर। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा ये शॉर्ट स्टेचर्ड होगी। फीमेल कैसे होगी, शॉर्ट स्टेचर्ड होगी, ठीक है। रूडिमेंट्री ओवरी का मतलब है नॉट एबल टू प्रोड्यूस एग, नॉट एबल टू प्रोड्यूस एग, नॉट एबल टू प्रोड्यूस एग। ऐसी ओवरी क्या कहलाती है, ऐसी ओवरी रूडिमेंट्री ओवरी कहलाती है, ठीक है। दूसरा सिम्टम्स है बेटा, कैसी होगी वो, शॉर्ट स्टेचर्ड होगी। और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं बेटा, तीसरा सिम्टम्स ये है कि जब वो एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती तो क्या वो फर्टाइल होगी। जब वो एग का प्रोडक्शन नहीं कर सकती तो क्या वो फर्टाइल होगी, बिल्कुल नहीं होगी। वो कैसी होगी बेटा, स्टेराइल होगी। तो क्या लिखोगे, फीमेल इज स्टेराइल। कैसे होगी, फीमेल कैसे होगी, स्टेराइल होगी, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी बेटा, टर्नर सिंड्रोम की। हमने बात कर लिया टर्नर सिंड्रोम की। ये 3 तरीके के सिंड्रोम हमने पढ़ने थे अपने सिलेबस में। इसके अलावा भी और सिंड्रोम होते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम होता है, पटाव सिंड्रोम्स होते हैं और क्राइडोचैट सिंड्रोम है। तो ये सारे सिंड्रोम हैं, बट उतना हमको डिटेल में जाना नहीं है। हमको पढ़ना केवल क्या है, जो हमारी एनसीईआरटी में 3 तरीके के सिंड्रोम थे बेटा, 3 तरीके के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर थे, वो हमने आज कर लिए। नेक्स्ट क्लास में बेटा, जो क्लास थोड़ा सा लंबी होने वाली है, 1-1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी वो, क्योंकि उसमें 4-5 डिसऑर्डर हमको डिस्कस करने हैं। तो वो उस क्लास में हम लोग सीखेंगे किसको बेटा, हम लोग सीखेंगे प्यार से किसको, मेंडेलियन डिसऑर्डर को, ठीक है। जहाँ पर हम सीखेंगे किसके बारे में, सिकल सेल एनीमिया के बारे में, हम लोग सीखेंगे थैलेसीमिया के बारे में, हम लोग सीखेंगे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, हम लोग सीखेंगे हीमोफीलिया के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ बेटा साथ बने रहिए, ठीक है। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है बेटा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। लास्ट क्लास जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, विदिन सम आवर्स, ठीक है। कुछ ही घंटों में अगली क्लास आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला चैप्टर, ठीक है। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आप अच्छे से पढ़ाई करिए।